कल्पना कीजिए, आप रात को चैन की नींद सो रहे हैं और अचानक फोन पर मैसेज आता है। आपके बैंक खाते से 25,000 रुपए निकाले गए। आप चौंक कर उठते हैं। कार्ड और पासबुक आपके पास ही है, लेकिन पैसा कैसे चला गया? यही है डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा डर, साइबर अटैक। साइबर सिक्योरिटी की सरल परिभाषा को समझते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डिजिटल दुनिया में आपकी तिजोरी पर ताला। जिस तरह हम अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, अलमारी पर ताला लगाते हैं, उसी तरह साइबर सिक्योरिटी हमारे फोन, ईमेल, बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट को सुरक्षित रखती है। आज के दौर में ये क्यों जरूरी है? आज हमारी जिंदगी का हर हिस्सा डिजिटल हो चुका है। सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑफिस की ईमेल देखना, बच्चों की फोटो क्लाउड पर सेव करना, हमारा हर कदम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। पर सवाल यह है, जब सब कुछ ऑनलाइन है तो चोरी भी अब ऑनलाइन ही होगी। पहले चोर ताले तोड़ते थे, अब पासवर्ड तोड़ते हैं। पहले जेब कतरे बटुआ चुराते थे, अब हैकर्स आपका डेटा चुराते हैं। यही वजह है कि साइबर सिक्योरिटी अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जरूरत है। तो अब आगे क्या? तो अब आपने समझा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये खतरा नया नहीं है। हैकिंग और डिजिटल अपराधों की कहानी कई दशक पुरानी है। आइए अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं हैकिंग का इतिहास। आज जब हम हैकिंग शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है काले कपड़े पहना हुआ कोई रहस्यमय इंसान कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से कोड टाइप करता हुआ। लेकिन असल में हैकिंग की जड़ें बहुत गहरी है और पुरानी है। ये कहानी सिर्फ कंप्यूटर की नहीं है, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और सीमाओं को तोड़ने की आदत की है। चलिए चलते हैं हैकिंग के इतिहास की गहराई में। 1960s का फोन फ्रिकिंग। हैकिंग की शुरुआत कंप्यूटर से पहले ही हो गई थी। 1960 के दशक में अमेरिका में फोन फ्रिकिंग का चलन था। उस दौर में टेलीफोन कंपनियां कॉल्स को कनेक्ट करने के लिए टोन बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करती थी। अगर सही फ्रीक्वेंसी पर टोन भेजा जाए तो कॉल बिना पैसे दिए कनेक्ट हो सकती थी। जॉन ड्रेपर नाम के एक इंजीनियर ने पाया कि एक खिलौने की सीटी से 2600 हर्ट्ज टोन निकलती है, जो टेलीफोन सिस्टम को फ्री कॉल्स कनेक्ट करने का आदेश देती थी। यही से हैकर कल्चर ने जन्म लिया, सीमाओं को परखना और सिस्टम को अपनी जिज्ञासा से झुकाना। 1970s का कंप्यूटर हॉबिस्टिस्ट और पहला हैकर समुदाय। 1970 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर का युग शुरू हुआ। MIT जैसे संस्थानों में छात्र रात रात भर मेन फ्रेम कंप्यूटर पर प्रयोग करते थे। ये लोग खुद को हैकर्स कहते थे। उस समय हैकिंग का मतलब था सिस्टम को गहराई से समझना और उसे नए तरीकों से इस्तेमाल करना। यही से हैकर एथिक आया, ज्ञान साझा करना, सिस्टम को बेहतर बनाना और सीमाओं को आगे बढ़ाना। यानी हैकिंग अब अपराध नहीं, बल्कि इनोवेशन का प्रतीक था। 1980s में हैकिंग पर पहला शिकंजा। 1980 के दशक तक कंप्यूटर आम हो चुके थे और कंपनियों का डेटा डिजिटल हो रहा था। हैकिंग का इस्तेमाल कुछ लोगों ने गलत उद्देश्यों के लिए करना शुरू किया, जैसे डेटा चोरी और धोखाधड़ी। 1983 में हॉलीवुड फिल्म वॉर गेम्स ने दिखाया कि कैसे एक किशोर गलती से अमेरिकी सैन्य कंप्यूटर में घुसकर परमाणु युद्ध शुरू करने की कगार तक पहुंच जाता है। इस फिल्म ने पूरे अमेरिका को हिला दिया और पहली बार कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट CFAA जैसे कानून बने। यही से हैकिंग को अपराध की दृष्टि से देखने की शुरुआत हुई। 1990s इंटरनेट का उदय और बड़े पैमाने पर हैकिंग। 1990 के दशक में इंटरनेट आम लोगों तक पहुंच गया। अब हैकिंग का मतलब था नेटवर्क्स, ईमेल अकाउंट्स और वेबसाइट्स में सेंध लगाना। इस दौर में केविन मिटनिक जैसे कुख्यात हैकर्स का नाम सामने आया, जिन्होंने कंपनियों और सरकारी सिस्टम में सेंध लगाकर लाखों डॉलर का नुकसान किया। मिटनिक बाद में पकड़े गए और उन्होंने सजा भी काटी, लेकिन वे आज भी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस हैकर कहलाते हैं। 2000s की साइबर क्राइम इंडस्ट्री। साल 2000 के बाद हैकिंग ने संगठित अपराध का रूप ले लिया। अब ये सिर्फ कुछ उत्सुक युवाओं का खेल नहीं था, बल्कि पूरी साइबर क्राइम इंडस्ट्री बन गई थी। ट्रोजन, वर्म्स, स्पाईवेयर जैसे मालवेयर बनाकर ईमेल के जरिए फैलाए जाने लगे। 2000 में आई लव यू वायरस ने पूरी दुनिया के लाखों कंप्यूटरों को संक्रमित कर दिया और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हैकिंग अब एक प्रोफेशनल क्राइम बन चुका था। 2010 के बाद राज्य प्रायोजित साइबर युद्ध की शुरुआत हुई। 2010 के बाद हैकिंग सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देशों ने भी इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। स्टक्सनेट वर्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए बनाया। ये मालवेयर इतना उन्नत था कि इसने भौतिक मशीनों को भी खराब कर दिया। यही से साइबर युद्ध की अवधारणा तेज हुई। 2020s में आज की हैकिंग की दुनिया। आज हैकिंग पहले से अधिक जटिल हो चुकी है। डार्क वेब पर पूरी मार्केट है जहां डेटा, पासवर्ड, मालवेयर और हैकिंग टूल्स खरीदे बेचे जाते हैं। रैंसमवेयर एज अ सर्विस जैसे मॉडल मौजूद है जहां अपराधी दूसरों को हैकिंग किट बेचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का इस्तेमाल भी साइबर हमलों में बढ़ता जा रहा है। आज हैकिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की सुरक्षा से जुड़ी चुनौती बन गई है। हैकिंग की कहानी जिज्ञासा से शुरू हुई, इनोवेशन के दौर से गुजरी, अपराध तक पहुंची और अब देशों के बीच युद्ध का हथियार बन चुकी है। ये इतिहास हमें बताता है कि तकनीक हमेशा दो धारी तलवार है। इसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े साइबर अटैक जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। हैकिंग का इतिहास समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं उन घटनाओं की ओर जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। साइबर अटैक सिर्फ पैसे की चोरी नहीं है, ये कभी अस्पताल रोक देते हैं, कभी सरकार की नींद उड़ा देते हैं और कभी परमाणु संयंत्र तक हिला देते हैं। आइए विस्तार से देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक साइबर अटैक्स। पहला अटैक, WannaCry रैंसमवेयर अटैक। मई 2017 में पूरी दुनिया अचानक एक डिजिटल महामारी की चपेट में आ गई। WannaCry नाम का रैंसमवेयर विंडोज कंप्यूटर्स में फैल गया। जिन्होंने समय पर अपडेट नहीं किया था उनके सिस्टम्स लॉक हो गए। स्क्रीन पर लाल रंग का नोट दिखता था, आपका डेटा लॉक हो गया है, $300 बिटकॉइन भेजिए वरना सब कुछ डिलीट। इस हमले से 150 से अधिक देशों के 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स प्रभावित हुए। ब्रिटेन के अस्पताल ठप हो गए, सर्जरी रुकी, एम्बुलेंस वापस लौटाई गई। भारत में भी रेलवे और कई बैंक प्रभावित हुए। बाद में पता चला कि ये हमला इटर्नल ब्लू नामक एक्सप्लॉइट से हुआ था जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी NSA ने बनाया था, लेकिन लीक हो गया। ये घटना दिखाती है कि साइबर अटैक अब वैश्विक महामारी जैसा असर डाल सकते हैं। दूसरा अटैक, स्टक्सनेट वर्म। 2010 में एक रहस्यमयी वायरस स्टक्सनेट सामने आया। ये सिर्फ कोई साधारण वायरस नहीं था, ये खास तौर पर ईरान के परमाणु संयंत्र को नष्ट करने के लिए बनाया गया था। इसने परमाणु संयंत्र के सेंट्रीफ्यूगस की स्पीड बदल दी, जिससे मशीनें खराब हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात, कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर मशीनें टूट रही थी। स्टक्सनेट को अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन माना जाता है। ये दुनिया का पहला डिजिटल वेपन था जिसने दिखा दिया कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कोड से भी लड़े जाएंगे। तीसरा अटैक, SolarWinds सप्लाई चेन अटैक। दिसंबर 2020 में अमेरिका की साइबर दुनिया हिल गई। SolarWinds नामक IT कंपनी जिसके सॉफ्टवेयर सर्वर मैनेजमेंट के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, उसके अपडेट में ही मालवेयर डाल दिया गया। करीब 18,000 कंपनीज और सरकारी एजेंसीज इस अपडेट को डाउनलोड कर चुकी थी। मतलब हैकर्स को उनके नेटवर्क तक बैकडोर मिल गया। इसमें अमेरिकी रक्षा विभाग, नासा, होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसीज भी शामिल थी। इस हमले का आरोप रशिया पर लगाया गया। ये दिखाता है कि सप्लाई चेन को निशाना बनाकर एक साथ हजारों संस्थानों को हिलाया जा सकता है। चौथा अटैक, नॉटपेटा अटैक। 2017 में WannaCry के कुछ महीने बाद नॉटपेटा नामक हमला हुआ। ये शुरू हुआ था यूक्रेन में, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल गया। ये भी रैंसमवेयर जैसा दिखता था, लेकिन असल में ये वाइपर मालवेयर था, मतलब डेटा को स्थायी रूप से नष्ट करने वाला। इससे मस्क जैसी बड़ी शिपिंग कंपनी ठप हो गई, फेडेक्स के ऑपरेशंस रुक गए और कुल मिलाकर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इसका आरोप रशिया पर लगाया। ये हमला अब तक का सबसे महंगा साइबर अटैक माना जाता है। पांचवा अटैक, याहू डेटा ब्रीच। 2013 और 2014 में याहू पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच हुआ। 3 अरब से ज्यादा अकाउंट्स का डेटा चोरी हुआ, नाम, ईमेल, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन तक। इस हमले ने ना सिर्फ याहू की प्रतिष्ठा गिराई, बल्कि वेरिजोन को याहू खरीदते समय इसकी कीमत भी घटानी पड़ी। ये घटना दिखाती है कि डेटा ब्रीच सिर्फ यूजर्स को नहीं बल्कि कंपनियों के अरबों डॉलर के वैल्यूएशन को भी प्रभावित कर सकता है। छठा अटैक, इक्विफैक्स ब्रीच।
2017 में अमेरिका की बड़ी क्रेडिट रेटिंग कंपनी इक्विफैक्स का डेटा ब्रीच हुआ। करीब 14.7 करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा चोरी हुआ, सोशल सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट्स, एड्रेस और ड्राइविंग लाइसेंस तक। ये इतिहास के सबसे संवेदनशील डेटा ब्रीच में से एक था। बाद में ये भी सामने आया कि कंपनी ने समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया था। एक छोटी सी लापरवाही से करोड़ों लोगों की पहचान खतरे में पड़ गई। 7वां अटैक, टारगेट रिटेल ब्रीच। 2013 में अमेरिकी रिटेल कंपनी टारगेट का डेटा ब्रीच हुआ। हैकर्स ने HVAC सिस्टम से घुसपैठ की और पेमेंट सिस्टम तक पहुंच गए। करीब 4 करोड़ ग्राहकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा चोरी हो गया। ये हमला दिखाता है कि कभी कभी सबसे कमजोर लिंक से भी बड़ी कंपनी गिर सकती है। 8वां अटैक, सोनी पिक्चर्स का। 2014 में सोनी पिक्चर्स पर अभूतपूर्व हमला हुआ। हैकर्स ने ना सिर्फ ईमेल और डेटा चोरी किया, बल्कि पूरी कंपनी की गोपनीय बातें पब्लिक कर दी। सोनी की अनरिलीज्ड फिल्में इंटरनेट पर लीक हो गई और कर्मचारियों के निजी ईमेल सार्वजनिक हो गए। इस हमले का आरोप उत्तर कोरिया पर लगाया गया, क्योंकि सोनी ने फिल्म द इंटरव्यू बनाई थी, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह पर आधारित थी। इन साइबर हमलों से साफ है कि दुनिया अब सिर्फ भौतिक हमलों से नहीं, बल्कि डिजिटल हमलों से भी डरती है। WannaCry ने अस्पताल रोके, स्टक्सनेट ने परमाणु संयंत्र तोड़े, याहू और इक्विफैक्स ने अरबों लोगों की पहचान उजागर की। ये सभी घटनाएं बताती है कि साइबर अटैक सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि भारत के साइबर अटैक की कहानियां क्या है और समझेंगे कि हमारे देश ने किस तरह इन चुनौतियों का सामना किया। अब तक हमने दुनिया के बड़े साइबर अटैक देखे, लेकिन सवाल उठता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ा? भारत, जहां आज 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं और यूपीआई जैसे सिस्टम ने दुनिया को डिजिटल पेमेंट्स का सबसे तेज मॉडल दिखाया है, वहां साइबर अटैक की घटनाएं आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर गहरा असर डालती है। आइए जानते हैं भारत की कुछ सबसे बड़ी और यादगार साइबर घटनाओं को। पहला अटैक, आधार डेटा लीक। आधार, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम माना जाता है, उसका डेटा कई बार लीक होने की खबरें आई है। 2018 में एक रिपोर्ट ने दावा किया कि सिर्फ 500 रुपए में किसी भी व्यक्ति का आधार डेटा ऑनलाइन उपलब्ध था। नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर तक। UIDAI ने इन दावों को नकारा, लेकिन इस घटना ने नागरिकों के मन में भरोसे पर सवाल खड़े किए। कल्पना कीजिए, जब किसी देश के नागरिकों की पहचान ही खतरे में पड़ जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दूसरा अटैक, कॉस्मोस बैंक हैक। पुणे स्थित कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक पर 2018 में सबसे बड़ा बैंकिंग साइबर अटैक हुआ। हैकर्स ने बैंक के सर्वर को हैक करके कार्ड पेमेंट सिस्टम पर नियंत्रण पा लिया। सिर्फ 2 दिनों में 28 देशों के 14,000 से ज्यादा ATM ट्रांजैक्शन से करीब 94 करोड़ निकाल लिए गए। ये हमला मालवेयर इंजेक्शन का क्लासिक उदाहरण था। ये घटना बताती है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम भी अब वैश्विक हैकर नेटवर्क के निशाने पर है। तीसरा अटैक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेटा लीक। 2019 में भारत के सबसे बड़े बैंक SBI का डेटा लीक हुआ। SBI की एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन गलती के कारण लाखों ग्राहकों के अकाउंट नंबर, बैलेंस और लेन देन की जानकारी बिना पासवर्ड के ऑनलाइन उपलब्ध हो गई। हालांकि बैंक ने तुरंत कदम उठाए, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि कभी-कभी इंसानी लापरवाही सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। चौथा अटैक, UPI और डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड्स। भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI आज साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा टारगेट है। फर्जी KYC कॉल्स, QR कोड स्कैम, स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए हर दिन लाखों रुपए ठगे जाते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2022 में सिर्फ UPI फ्रॉड से ही हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। यहाँ सबसे बड़ा हथियार है सोशल इंजीनियरिंग, लोगों को धोखे से OTP या पिन डलवाना। पांचवा अटैक, मुंबई पावर ग्रिड अटैक। अक्टूबर 2020 में मुंबई शहर अचानक अंधेरे में डूब गया। बाद में महाराष्ट्र सरकार की एक रिपोर्ट में शक जताया गया कि ये बिजली ग्रिड पर साइबर अटैक का नतीजा हो सकता है। चीन पर आरोप लगे कि उसने सीमा पर तनाव के दौरान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हालांकि इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि साइबर अटैक अब केवल बैंकों या डेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को भी प्रभावित कर सकती है। छठा अटैक, भारतीय वायुसेना की वेबसाइट हैक।
2015 में भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई थी। वेबसाइट पर देश विरोधी संदेश डाल दिए गए। बाद में ये हमला पाकिस्तान से जुड़े हैकर ग्रुप पर ठिकरा फोड़ा गया। ये घटना दिखाती है कि सिर्फ डेटा नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर भी साइबर हमले का असर पड़ सकता है। 7वां अटैक, कोविड-19 की महामारी और उससे जुड़े साइबर अपराध। 2020 की महामारी के दौरान भारत में साइबर अपराधों ने नया रूप ले लिया था। लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, राहत फंड और हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर फर्जी लिंक भेजे गए। सिर्फ कुछ क्लिक से लाखों लोग ठगी का शिकार बने। CERT इनके अनुसार महामारी के दौरान भारत में साइबर अटैक में 3 गुना बढ़ोतरी हुई। भारत की साइबर घटनाएं हमें सिखाती हैं कि ये खतरा हर स्तर पर मौजूद है, चाहे वो बैंकिंग हो, आधार जैसी पहचान प्रणाली हो, बिजली जैसी बुनियादी सेवाएं या आम नागरिक की जेब हो। भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है और यही वजह है कि भारत हैकर्स के लिए सोने की खान जैसा है। अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि हैकर्स कौन कौन से तरीके और कौन कौन से टेक्निक्स अपनाते हैं। अब तक हमने देखा कि भारत और दुनिया किस तरह साइबर अटैक का शिकार हुई है, लेकिन सवाल ये उठता है, हैकर्स असल में करते क्या हैं? क्या ये बस कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड टाइप करते हैं या इसके पीछे कोई खास टेक्निक्स, रणनीतियां और मनोविज्ञान छुपा है? इस हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि हैकर्स किस तरह काम करते हैं, वो कौन कौन से टूल्स और तरीके इस्तेमाल करते हैं और क्यों आम लोग इतनी आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। पहला तरीका, सोशल इंजीनियरिंग, जो सबसे खतरनाक हथियार है। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है लोगों के दिमाग और विश्वास के साथ खेलना। हैकर्स जानते हैं कि किसी सिस्टम का सबसे कमजोर हिस्सा उसका यूजर ही होता है। वो सीधे तकनीक पर हमला करने के बजाय इंसानों को धोखा देते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। कोई बैंक अधिकारी बनकर कॉल करता है, सर आपका KYC पेंडिंग है, कृपया OTP बताएं। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आपको 2000 रुपए कैशबैक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करें। ईमेल में नौकरी का ऑफर आता है जिसमें CV अपलोड करने को कहा जाता है, लेकिन अटैचमेंट में मैलवेयर होता है। सोशल इंजीनियरिंग का शिकार सबसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, क्योंकि इसमें तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल होता है। दूसरा तरीका, फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग। फिशिंग का मतलब है नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए पासवर्ड और डेटा चुराना, जैसे योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, क्लिक हियर टू लॉग इन। यूजर घबराकर लॉगिन करता है और अपना पासवर्ड खुद ही दे देता है। विशिंग, वॉइस प्लस फिशिंग, इसमें हैकर्स फोन कॉल पर जानकारी चुराते हैं। स्मिशिंग, SMS प्लस फिशिंग में SMS लिंक भेजे जाते हैं। भारत में UPI फ्रॉड्स का 70% हिस्सा इन्हीं तरीकों से होता है। तीसरा तरीका, मैलवेयर और स्पाईवेयर। मैलवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये किसी भी रूप में आ सकता है। वायरस, ट्रोजन, वर्म, स्पाईवेयर। जैसे ही यूजर किसी संक्रमित अटैचमेंट पर क्लिक करता है या फर्जी ऐप डाउनलोड करता है, उसका डिवाइस हैकर के नियंत्रण में चला जाता है और स्पाईवेयर चुपके से आपकी हर गतिविधि रिकॉर्ड करता है। कीबोर्ड टाइपिंग से लेकर स्क्रीनशॉट तक। आजकल की लॉगर सबसे आम है, जो आपके टाइप किए गए हर शब्द को कैप्चर करते हैं। चौथा तरीका, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर हैकिंग की दुनिया का माफिया है। यह आपके पूरे सिस्टम को लॉक कर देता है और फिरौती मांगता है। कई बार अस्पताल, पुलिस विभाग और यहाँ तक कि तेल पाइपलाइन तक रैंसमवेयर की वजह से बंद हो चुके हैं। उदाहरण, 2021 में अमेरिका की कोलोनियल पाइपलाइन पर रैंसमवेयर अटैक हुआ था, जिससे पूरे पूर्वी तट पर ईंधन की आपूर्ति रुक गई। हैकर्स ने करोड़ों डॉलर बिटकॉइन में मांगे थे। पांचवा तरीका, मैन इन द मिडल अटैक। इस अटैक में हैकर आपके और सर्वर के बीच में आकर डेटा चुरा लेता है। पब्लिक वाईफाई इस हमले के लिए सबसे आसान जगह है। सोचिए, आप कैफे में बैठकर नेट बैंकिंग कर रहे हैं और हैकर बीच में बैठकर आपके सारे ट्रांजैक्शन देख रहा है। यूजर को पता भी नहीं चलता कि उसकी जानकारी चोरी हो रही है। छठा तरीका, सिम स्वैप फ्रॉड। सिम स्वैप एक बेहद चालाकी भरा अटैक है। हैकर्स आपके मोबाइल नंबर को अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं। वो मोबाइल कंपनी को झूठे डॉक्यूमेंट दिखाकर सिम रिप्लेसमेंट कराते हैं। जैसे ही नया सिम उनके पास एक्टिवेट होता है, आपके OTP और कॉल्स उन्हीं तक पहुंचने लगते हैं। भारत में हजारों लोग इसका शिकार हो चुके हैं। सातवां तरीका, एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। APT ऐसे हमले हैं जो महीनों और सालों तक चलते हैं। इनका मकसद तुरंत नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक निगरानी रखना होता है। ये आमतौर पर देशों द्वारा प्रायोजित होते हैं। उदाहरण, चीन और रशिया पर कई बार APT अटैक चलाने के आरोप लगे हैं। ये अटैक कंपनियों के रिसर्च डेटा, सरकारी रहस्य और रक्षा संबंधी जानकारी चुराते हैं। हैकर्स के पास टेक्निकल टूल्स भी है और इंसानी मनोविज्ञान को समझने की कला भी।
वो कभी ईमेल से हमला करते हैं, कभी फोन कॉल से और कभी आपके ही मोबाइल को आपके खिलाफ हथियार बना देते हैं। यानी दुश्मन हर जगह है, कंप्यूटर पर भी है और आपके दिमाग पर भी। अगले हिस्से में हम देखेंगे हैकिंग कैसे आंदोलन का रूप लेती है और एनोनिमस जैसे ग्रुप किस तरह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब तक हमने देखा कि हैकिंग अपराध और धोखाधड़ी में कैसे इस्तेमाल होती है, लेकिन हैकिंग का एक और चेहरा भी है, हैक्टिविज्म। ये शब्द बना है हैकिंग और एक्टिविज्म से, यानी जब लोग सामाजिक राजनीतिक विचारधारा के लिए हैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि संदेश देना होता है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है एनोनिमस। हैक्टिविज्म क्या है? हैक्टिविज्म एक डिजिटल आंदोलन है जहां एक्टिविस्ट सड़कों पर उतर कर नारे लगाते हैं। वही हैक्टिविस्ट इंटरनेट पर वेबसाइट हैक करके, डेटा लीक करके या सर्वर डाउन करके अपनी बात रखते हैं। ये असहमति जताने का नया डिजिटल तरीका है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र की ताकत मानते हैं, तो कुछ इसे कानून तोड़ने वाला अपराध। यानी हैक्टिविज्म एक धुंधला क्षेत्र है। अच्छा या बुरा ये नजरिए पर निर्भर करता है। एनोनिमस इंटरनेट का सबसे रहस्यमयी ग्रुप। एनोनिमस दुनिया का सबसे मशहूर हैक्टिविस्ट ग्रुप है। इसकी कोई औपचारिक सदस्यता नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हर कोई जो उनके मकसद से सहमत है खुद को एनोनिमस कह सकता है। इसका प्रतीक है गाय फॉक्स मास्क, जो फिल्म वी फॉर वेंडेट्टा से प्रेरित है। उनका नारा है वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट। यानी वो एक खुद को सेना मानते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ती है। इनका शुरुआती ऑपरेशन समझते हैं। एनोनिमस ने 2000 के दशक में अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनके शुरुआती टारगेट थे साइंटोलॉजी चर्च, सरकारें और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां। 2008 में उन्होंने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी के खिलाफ प्रोजेक्ट चैनोलॉजी चलाया। उन्होंने चर्च की वेबसाइट डाउन कर दी, हजारों फर्जी कॉल किए और सड़कों पर मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। ये पहला बड़ा मौका था जब एनोनिमस ने दुनिया का ध्यान खींचा। विकीलीक्स का समर्थन। 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिका सेना और कूटनीति से जुड़े लाखों गोपनीय दस्तावेज जारी किए। उसके बाद पेपाल, वीजा और मास्टरकार्ड ने विकीलीक्स को फंडिंग बंद कर दी। एनोनिमस ने जवाबी हमला किया, इन कंपनियों की वेबसाइट पर DDoS अटैक कर दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पे बैक। यहाँ से एनोनिमस को डिजिटल विरोध की आवाज के रूप में पहचान मिली। अरब स्प्रिंग और क्रांति में भूमिका। 2011 में अरब देशों में लोकतांत्रिक आंदोलनों की लहर चली, जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया। एनोनिमस ने इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ट्यूनीशिया और इजिप्ट जैसे देशों की सरकारी वेबसाइट्स हैक करके प्रदर्शनकारियों को मदद दी। उन्होंने इंटरनेट सेंसरशिप तोड़ी और लोगों को संवाद करने का रास्ता दिया। ये पहला मौका था जब किसी एक्टिविस्ट ग्रुप ने वास्तविक राजनीतिक क्रांति में योगदान दिया। सरकारों और एजेंसियों के खिलाफ भी इन्होंने काम किया। एनोनिमस कई बार सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बना चुका है। उन्होंने FBI, CIA और इंटरपोल तक की वेबसाइट्स डाउन कर दी। उनका मकसद था दुनिया को दिखाना कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर हो, डिजिटल दुनिया में उसे चुनौती दी जा सकती है। अब भारत में हैक्टिविज्म समझते हैं। भारत में भी कई बार हैक्टिविज्म देखने को मिला है। भारतीय और पाकिस्तानी हैकर्स अक्सर एक दूसरे की वेबसाइट्स हैक करते हैं और देशभक्ति संदेश डालते हैं। 2011 में भारतीय एनोनिमस ग्रुप ने इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने रिलायंस और सरकारी वेबसाइट्स पर DDoS अटैक किए। ये भारत में हैक्टिविज्म का पहला बड़ा उदाहरण था। अब इसमें नैतिक प्रश्न ये उठता है कि हैक्टिविज्म को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सही है? एक तरफ ये लोगों की आवाज को ताकत देता है, वहीं दूसरी तरफ ये कानून तोड़ता है। कई बार निर्दोष यूजर्स भी प्रभावित हो जाते हैं। यानी हैक्टिविज्म लोकतंत्र और अराजकता के बीच की पतली रेखा पर खड़ा है। एनोनिमस और हैक्टिविज्म की कहानी हमें दिखाती है कि हैकिंग हमेशा बुरी नहीं होती। कभी ये आजादी की लड़ाई का औजार बनती है, कभी अन्याय के खिलाफ आवाज। लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि कानून और अपराध की सीमा बहुत धुंधली हो जाती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे देश देश के बीच साइबर युद्ध छिड़ चुके हैं और नेशन स्टेट हैकर्स किस तरह से काम करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर और संगठनों पर साइबर हमले हुए, लेकिन जब पूरा देश दूसरे देश को डिजिटल तरीके से चुनौती देने लगे तो इसे कहते हैं साइबर युद्ध। आज ये नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है। जहां पहले युद्ध तोप और मिसाइल से लड़े जाते थे, अब सर्वर, मालवेयर और बॉटनेट से भी लड़े जाते हैं। अमेरिका बनाम रशिया पे लंबे समय से अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोप लगते आए हैं।
2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रशिया पर सोशल मीडिया को प्रभावित करने और ईमेल सर्वर हैक करने के आरोप लगे। इसके अलावा रशिया पर नॉटपेटा जैसे बड़े हमले का भी ठिकरा फोड़ा गया। अमेरिका और यूरोप इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग कहते हैं। अमेरिका बनाम चाइना पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करने और अमेरिकी कंपनियों के डेटा चुराने के आरोप हैं। 2015 में अमेरिका के ऑफिस ऑफ पर्सोनेल मैनेजमेंट का डेटा ब्रीच हुआ, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का डेटा चोरी हुआ था। अमेरिका ने इसके पीछे चाइना समर्थित हैकर ग्रुप पर शक जताया। चाइना पर साइबर एस्पियोनेज का आरोप है, यानी तकनीक और रिसर्च चोरी करना। रशिया बनाम यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बीच साइबर युद्ध कई सालों से चलता आ रहा है। 2015 में यूक्रेन की पावर ग्रिड पर साइबर अटैक हुआ, जिससे लाखों लोग अंधेरे में डूब गए थे। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके साथ ही बड़े पैमाने पर साइबर हमले भी हुए। बैंकिंग, मीडिया और सरकारी वेबसाइट्स ठप कर दी गई। ये पहला मौका था जब पारंपरिक युद्ध और साइबर युद्ध साथ साथ चल रहे थे। भारत और उसके पड़ोसी। भारत भी साइबर युद्ध से अछूता नहीं है। भारतीय और पाकिस्तानी हैकर्स सालों से एक दूसरे की वेबसाइट्स हैक करते रहे हैं। कभी भारतीय सेना की वेबसाइट पर पाकिस्तानी झंडा डाल दिया जाता है, तो कभी पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट्स पर जय हिंद लिखा जाता है। इसके अलावा चाइना पर भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। 2020 में लद्दाख सीमा विवाद के दौरान भारत के पावर ग्रिड और रेलवे सिस्टम पर हमले की खबरें आई। उत्तर कोरिया और साइबर हथियार। उत्तर कोरिया को रोग स्टेट हैकर्स के रूप में देखा जाता है। उस पर सोनी पिक्चर्स हैक और वानाक्राई रैंसमवेयर का आरोप है। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया के पास लेजरस ग्रुप नामक हैकर यूनिट है, जो चोरी और फिरौती के जरिए अरबों डॉलर कमाती है। ये पैसे उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में लगाए जाते हैं। ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच भी डिजिटल जंग छिड़ी हुई है। स्टक्सनेट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल के वाटर सिस्टम और तेल कंपनियों को साइबर हमलों से निशाना बनाया। ये साइबर युद्ध मध्य पूर्व की राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। साइबर जासूसी। साइबर युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू है जासूसी। आज देश एक दूसरे के रक्षा रहस्य, तकनीक और व्यापारिक जानकारी चुराने के लिए हैकिंग का सहारा ले रहे हैं। अक्सर ये जासूसी पकड़ी नहीं जाती, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं। 2018 में चाइना पर आरोप लगा कि उसने अमेरिकी कंपनियों के माइक्रोचिप्स में बैकडोर डाला है। साइबर हथियार और भविष्य। अब देश सिर्फ परमाणु हथियारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि साइबर हथियारों का भंडार भी बना रहे हैं। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, मैलवेयर और बॉटनेट्स अब डिजिटल मिसाइल्स माने जाते हैं। कई देश खुले तौर पर साइबर सेना बना चुके हैं। भारत ने भी डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई है। साइबर युद्ध अब हकीकत बन चुका है। अमेरिका रशिया चुनाव हस्तक्षेप। अमेरिका चाइना टेक्निकल जंग। रशिया यूक्रेन की डिजिटल लड़ाई। भारत पाकिस्तान के बीच वेबसाइट वॉर्स और उत्तर कोरिया जैसे देशों की साइबर चोरी। ये सब दिखाते हैं कि 21वीं सदी का असली युद्ध अब इंटरनेट पर भी लड़ा जा रहा है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया पर साइबर अटैक का क्या असर पड़ा है। अगर किसी सेक्टर पर साइबर अटैक का सबसे ज्यादा असर होता है तो वो है बैंकिंग और फाइनेंस। यहाँ पैसों का सीधा लेन देन होता है और यही कारण है कि साइबर अपराधियों के लिए ये सबसे बड़ा शिकार है। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, स्टॉक मार्केट और स्विफ्ट जैसे सिस्टम्स पर लगातार खतरे बढ़ते जा रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि बैंकिंग और फाइनेंस में साइबर सिक्योरिटी क्यों इतनी अहम है। एटीएम और कार्ड फ्रॉड। एटीएम फ्रॉड भारत और दुनिया भर में सबसे आम साइबर अपराधों में से एक है। हैकर्स अक्सर स्कीमिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एटीएम मशीन पर लगाया जाता है। ये आपके कार्ड की डिटेल्स और पिन को कॉपी कर लेता है। बाद में डुप्लीकेट कार्ड बनाकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। 2016 में भारत के 32 लाख से ज्यादा डेबिट कार्ड हैक हो गए थे। ये देश का सबसे बड़ा फ्रॉड था। ये घटना दिखाती है कि एक छोटी सी टेक्निकल चूक लाखों ग्राहकों के पैसे पर असर डाल सकती है। यूपीआई और मोबाइल फ्रॉड। भारत में यूपीआई ने पेमेंट रिवॉल्यूशन लाया था, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड भी बढ़ गए। क्यूआर कोड स्कैम, फर्जी कस्टमर केयर कॉल्स और स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए हैकर्स लोगों को ठगते हैं। उदाहरण, एक यूजर को कॉल आता है, हम अमेज़न से बोल रहे हैं, आपका रिफंड प्रोसेस हो रहा है, कृपया ये क्यूआर कोड स्कैन करें। जैसे ही यूजर स्कैन करता है, उसके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं।
यानी यूपीआई की सुविधा का फायदा उठाकर अपराधी इसे हथियार बना लेते हैं। स्विफ्ट नेटवर्क पर हमले। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग मैसेजिंग नेटवर्क है। इसके जरिए बैंक एक दूसरे को ट्रांजैक्शन का आदेश भेजते हैं। 2016 में बांग्लादेश बैंक के स्विफ्ट सिस्टम को हैक करके हैकर्स ने $81 मिलियन चुरा लिए। अगर कुछ ट्रांजैक्शन रोक दिए नहीं जाते तो ये चोरी $1 बिलियन तक पहुंच सकती थी। इस घटना ने साबित किया कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग मैलवेयर। हैकर्स अक्सर बैंकिंग ट्रोजन जैसे जियस और ड्राइडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मालवेयर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में घुसकर आपके ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन और पासवर्ड चुरा लेते हैं। बाद में इनका इस्तेमाल फर्जी ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। कई बार ये मालवेयर ईमेल अटैचमेंट या फर्जी वेबसाइट के जरिए फैलाई जाता है। स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट पर खतरा। साइबर अटैक का असर केवल बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज और फाइनेंशियल मार्केट पर भी पड़ता है। 2015 में एक साइबर अटैक की वजह से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को घंटों तक बंद करना पड़ा। भारत में भी 2020 में एनएसई पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। हालांकि इसे साइबर अटैक नहीं कहा गया, लेकिन ये दिखाता है कि स्टॉक मार्केट कितने संवेदनशील है। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस। भारत में आरबीआई ने साइबर सिक्योरिटी के लिए कई नियम बनाए हैं। हर बैंक को साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करनी होती है। सीआरटी इनको हर घटना की रिपोर्ट करनी होती है और समय समय पर सुरक्षा ऑडिट करना होता है। इसके अलावा आरबीआई लगातार ग्राहकों को जागरूक करता है कि वो ओटीपी, पिन और पासवर्ड किसी से भी साझा ना करें। साइबर इंश्योरेंस और सुरक्षा उपाय। आज कई बैंक और फाइनेंशियल संस्थानें साइबर इंश्योरेंस भी देने लगी है। अगर कोई ग्राहक डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है तो उसे नुकसान की भरपाई की जाती है। हालांकि इसकी शर्तें और कवरेज अलग अलग है। साथ ही ग्राहकों को साइबर सिक्योरिटी के बेसिक नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे फर्जी कॉल से बचना, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना और समय समय पर पासवर्ड बदलना। बैंकिंग और फाइनेंस पर साइबर अटैक का असर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह अर्थव्यवस्था की स्थिरता और लोगों के भरोसे को भी प्रभावित करता है। एटीएम फ्रॉड से लेकर स्विफ्ट हैक तक और यूपीआई फ्रॉड से लेकर स्टॉक मार्केट तक हर जगह खतरा है। यानी अगर हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखना है तो साइबर सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना होगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की क्या भूमिका है। साइबर अपराधियों की टेक्निक जितनी तेज हो रही है, उतनी ही तेजी से सुरक्षा टेक्निक भी विकसित हो रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी की रीढ़ बन गए हैं। वो ना केवल खतरों का पता लगाते हैं, बल्कि आने वाले हमलों की भविष्यवाणी भी करते हैं। लेकिन एआई का दूसरा चेहरा भी है। हैकर्स भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये टेक्निक साइबर युद्ध में कैसे गेम चेंजर साबित हो रही है। थ्रेट डिटेक्शन और प्रेडिक्शन। पारंपरिक सिक्योरिटी सिस्टम अक्सर सिग्नेचर बेस्ड होते थे, मतलब वो पुराने पैटर्न देखकर नए हमलों को पहचानते थे। लेकिन हैकर्स हर दिन नए मैलवेयर बनाते हैं, जिससे पुरानी तकनीकें बेअसर हो जाती है। यहाँ एआई और एमएल काम आते हैं। एआई सिस्टम करोड़ों लॉग्स, नेटवर्क पैकेट्स और यूजर बिहेवियर को रियल टाइम में स्कैन करते हैं। अगर कोई असामान्य गतिविधि दिखती है, जैसे एक अकाउंट से अचानक हजारों लॉगिन प्रयास, तो अलर्ट जारी हो जाता है। ये एनोमली डिटेक्शन कहलाता है। बिहेवियरल एनालिसिस। मशीन लर्निंग मॉडल ये सिखाते हैं कि किसी यूजर का सामान्य व्यवहार कैसा है। जैसे आप हर दिन शाम 7 बजे यूपीआई से 500 रुपए भेजते हैं। अगर अचानक रात 2 बजे आपके अकाउंट से 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो तो एआई इसे तुरंत पहचान लेगा। यानी एआई केवल पासवर्ड पर नहीं, बल्कि व्यवहार पर भी ध्यान देता है। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। एआई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी तेजी। जहां इंसानों को किसी हमले को समझने और रोकने में घंटों लग जाते हैं, वही एआई सिस्टम सेकेंड्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कई सिक्योरिटी टूल्स अब ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रदान करते हैं। जैसे ही संदिग्ध गतिविधि दिखे, अकाउंट लॉक हो जाता है या नेटवर्क से अलग कर दिया जाता है। डीप फेक और सोशल इंजीनियरिंग। एआई सिर्फ सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा, बल्कि अपराध भी बढ़ा रहा है। डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधी आवाज और चेहरे की नकल कर लेते हैं। 2020 में एक कंपनी के सीईओ की नकली आवाज का इस्तेमाल करके हैकर्स ने $2,43,000 ट्रांसफर करा लिए। सोचिए, जब आपको फोन पर आपके बॉस की आवाज ही आदेश दे रही है तो धोखा पहचानना कितना मुश्किल है। एआई द्वारा बनाया गया मैलवेयर। एआई अब मैलवेयर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
एआई पावर्ड मैलवेयर अपने आप सुरक्षा सिस्टम को चकमा देने के नए तरीके सीख सकता है। ये पारंपरिक एंटीवायरस को बेअसर कर सकता है। यानी अब इंसान नहीं बल्कि मशीनें मशीनों से लड़ रही है। बैंकिंग और फ्रॉड डिटेक्शन में एआई का इस्तेमाल। बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज एआई का इस्तेमाल फ्रॉड रोकने के लिए कर रही है। हर ट्रांजैक्शन को मशीन लर्निंग मॉडल स्कोर करता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन असामान्य है, जैसे लोकेशन बदलना, अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर करना, तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे हर साल अरबों डॉलर की चोरी रोकी जाती है। प्रेडिक्टिव साइबर सिक्योरिटी। एआई न केवल मौजूदा खतरे पहचानता है बल्कि आने वाले खतरों की भविष्यवाणी भी करता है। ये पिछले हमलों का पैटर्न सीखकर बता सकता है कि अगला हमला कहां और कैसे हो सकता है। कई बड़ी कंपनीज अब साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स चला रही है जो एमएल पर आधारित है। इंसान और एआई का सहयोग। एआई कभी भी इंसानों की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता। असली ताकत तब आती है जब इंसानी अनुभव और मशीन की स्पीड मिलती है। इसे कहते हैं ह्यूमन इन द लूप सिक्योरिटी, जहां मशीन खतरे पहचानती है और इंसान उसका अंतिम निर्णय लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी के लिए वरदान भी है और चुनौती भी है। वो हमें तेजी से बचाते हैं लेकिन अपराधियों को भी नए हथियार देते हैं। यानी ये दो धारी तलवार है। भविष्य में जो देश और कंपनीज एआई को सही तरह से इस्तेमाल करेंगी वो ही साइबर युद्ध में सुरक्षित रहेंगी। अगले हिस्से में हम देखेंगे डार्क वेब और साइबर क्राइम का भविष्य। डार्क वेब एक ऐसी दुनिया जो इंटरनेट का सबसे गुप्त और रहस्यमय हिस्सा है, जहां ना गूगल पहुंच सकता है ना फेसबुक। यहाँ हर चीज बिकती है, ड्रग्स, हथियार, चोरी किया गया डेटा, नकली पासपोर्ट और यहाँ तक कि हिटमैन फॉर हायर। लेकिन डार्क वेब केवल अपराध की जगह नहीं है बल्कि ये भविष्य के साइबर क्राइम की झलक भी देता है। आइए जानते हैं कि डार्क वेब क्या है और आने वाले सालों में साइबर क्राइम किस दिशा में बढ़ सकता है। डार्क वेब क्या है? इंटरनेट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब वही है जो हम रोज देखते हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। डीप वेब में मेडिकल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग डेटाबेस और प्राइवेट रिसर्च जैसे एग्जाम्पल शामिल हैं, जिन्हें एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए। डार्क वेब सबसे छुपा हुआ हिस्सा है, जहां पहुंचने के लिए टॉर ब्राउजर जैसे टूल का इस्तेमाल होता है। यहाँ यूजर और वेबसाइट दोनों गुमनाम रहते हैं। डार्क वेब मार्केटप्लेस। डार्क वेब पर कई मार्केटप्लेसेस है जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह काम करते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ ड्रग्स, हथियार और चोरी किया गया डेटा बिकता है। सबसे मशहूर मार्केटप्लेस था सिल्क रोड, जिसे रॉश उल्ब्रिच ने शुरू किया था। यहाँ बिटकॉइन से पेमेंट किया जाता था। सिल्क रोड अब बंद हो चुका है, लेकिन हाइड्रा, अल्फाबे और ड्रीम मार्केट जैसे नए मार्केट प्लेसेस आते जाते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग। डार्क वेब का सबसे बड़ा सहारा है क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन, मोनेरो और जी कैश जैसी करेंसीज का इस्तेमाल गुमनाम लेन देन के लिए होता है। अपराधी इनका इस्तेमाल ड्रग्स, हथियार खरीदने और फिरौती चुकाने में करते हैं। मोनेरो को प्राइवेसी कॉइन कहा जाता है क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। भविष्य में जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बढ़ेंगे, अपराधी और नए नए तरीके खोजेंगे, जैसे मिक्सिंग सर्विसेज और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल। आजकल अपराधी खुद मालवेयर नहीं बनाते, बल्कि वो डार्क वेब पर रैंसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन देता है, वैसे ही यहाँ हैकर्स रैंसमवेयर किराए पर देते हैं। कोई भी व्यक्ति पैसे देकर ये टूल्स खरीद सकता है और हमला कर सकता है। इससे साइबर क्राइम लोकतांत्रिक हो गया है, हर कोई हैकर बन सकता है। पहचान की चोरी और डेटा का व्यापार। डार्क वेब पर चोरी किए गए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक अकाउंट की जानकारी खुलेआम बिकती है। एक क्रेडिट कार्ड का डेटा $5 से $30 तक बिकता है। पूरे मेडिकल रिकॉर्ड्स $100 तक बिक सकते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल फर्जी अकाउंट खोलने, लोन लेने और धोखाधड़ी में होता है। अब भविष्य में इसके क्या क्या खतरे हैं वो समझते हैं। भविष्य में साइबर क्राइम और भी खतरनाक रूप ले सकता है। एआई की मदद से और भी स्मार्ट मालवेयर और डीप फेक बनाए जाएंगे। वर्चुअल दुनिया में धोखाधड़ी, वर्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी और पहचान की नकल हो सकती है। स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी डिवाइसों को हैक करके बड़े पैमाने पर नुकसान किया जा सकता है। भविष्य में इंसानों के मेडिकल इम्प्लांट्स और बायो डिवाइसेस को निशाना बनाया जा सकता है। जब ये टेक्निक आम हो जाएगी, तब मौजूदा इंक्रिप्शन भी बेकार हो सकता है। अब कानून प्रवर्तन की क्या क्या चुनौतियां हैं वो समझते हैं। डार्क वेब से निपटना पुलिस और सरकारों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर कोई गुमनाम है। सर्वर अक्सर अलग अलग देशों में होते हैं
और लेन देन क्रिप्टो करेंसी से होती है। इंटरपोल और यूरोपोल जैसे संगठन लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लेकिन मार्केट प्लेस बंद होते ही नए खुल जाते हैं। डार्क वेब साइबर क्राइम की प्रयोगशाला है, यही से नए अपराधी मॉडल जन्म लेते हैं। RAAS क्रिप्टो करेंसी लॉन्ड्रिंग, पहचान की चोरी। भविष्य में ये और खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब इसमें AI, मेटावर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्निक्स जुड़ने वाली है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को भी उतनी ही तेजी से विकसित होना होगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी में करियर और भविष्य के अवसर। साइबर सिक्योरिटी आज केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा करियर अवसर भी है। जैसे जैसे साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी, सरकार और स्टार्टअप्स को ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत है जो इन खतरों से बचाव कर सके। आज साइबर सिक्योरिटी IT की सबसे तेजी से बढ़ती हुई शाखा है। आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र में क्या अवसर है, कौन कौन से जॉब्स मौजूद है और कैसे इस करियर की शुरुआत की जा सकती है। साइबर सिक्योरिटी की मांग क्यों बढ़ रही है? हर 39 सेकंड्स में दुनिया में कहीं ना कहीं एक साइबर अटैक होता है। भारत में हर दिन लाखों UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं और इनके साथ धोखाधड़ी भी। कंपनीज अपने डेटा की सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। सरकारें साइबर डिफेंस एजेंसीज बना रही है। इन सब कारणों से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मांग आसमान छू रही है। अब समझते हैं प्रमुख जॉब रोल्स कौन से हैं। साइबर सिक्योरिटी में कई तरह की नौकरियां होती है। नेटवर्क और सिस्टम की निगरानी करना, यानी कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर और पेनिट्रेशन टेस्टर, सिस्टम में कमजोरियां ढूंढना, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, हमले के बाद नुकसान कम करना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डिजिटल सबूत इकट्ठा करना, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी टूल्स बनाना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर CISO, कंपनी की सुरक्षा रणनीति तय करना। अब इसके लिए कुछ जरूरी स्किल्स चाहिए, जो कि है नेटवर्किंग की समझ, जैसे कि TCP/IP, DNS, फायरवॉल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स, विंडोज, मैक OS, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, C, जावास्क्रिप्ट, सिक्योरिटी टूल्स, वायरशार्क, मेटास्प्लॉइड, बर्प स्विट, क्लाउड सिक्योरिटी, AWS, Azure, GCP, और कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसके लिए कुछ प्रमुख सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए सर्टिफिकेशन बहुत हेल्पफुल साबित होता है, जैसे कि CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, CompTIA सिक्योरिटी और ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये सर्टिफिकेशन इंटरव्यू और करियर ग्रोथ दोनों में मददगार साबित होती है। वेतन और ग्रोथ। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वालों में गिने जाते हैं। भारत में एक फ्रेशर सिक्योरिटी एनालिस्ट का वेतन 4 से 6 लाख प्रति वर्ष होता है। 5 से 7 साल के अनुभव के बाद ये 15 से 20 लाख तक पहुंच जाता है। अमेरिका में CISO का औसत वेतन $2 लाख से भी ज्यादा होता है। ये एक ऐसा करियर है जिसमें स्किल और अनुभव के साथ तेज ग्रोथ संभव है। भारत और वैश्विक अवसर। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है। यहाँ हर सेक्टर को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। बैंकिंग, हेल्थ केयर, IT, स्टार्टअप्स, ग्लोबल लेवल पर भी सिक्योरिटी वेंचर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी नौकरियां खाली होंगी, यानी करियर के अवसर अनगिनत है। अब भविष्य में इसकी संभावनाएं। AI और साइबर सिक्योरिटी। भविष्य में AI आधारित टूल्स के साथ नए रोल बनेंगे। जैसे जैसे क्लाउड का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे वैसे इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग भी बढ़ेगी। स्मार्ट डिवाइस और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को सुरक्षित करने के जॉब्स भी आएंगे। कानून और नीति बनाने के विशेषज्ञ, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यहाँ मौके भी है, पैसा भी है और समाज में योगदान का मौका भी है। जो लोग टेक्निक, चुनौतियां और सुरक्षा में रुचि रखती है, उनके लिए ये करियर फ्यूचर प्रूफ है, यानी साइबर सिक्योरिटी में कदम रखना आज का सबसे सही निर्णय हो सकता है। हमने इस यात्रा में साइबर सिक्योरिटी की पूरी दुनिया को करीब से देखा। अपराधियों की चालाकी से लेकर सरकारों के साइबर युद्ध तक, बैंकिंग फ्रॉड से लेकर डार्क वेब की गहराई तक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर भविष्य की नई चुनौतियों तक। अब समय है इस यात्रा को समेटने का और एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का। अब तक की यात्रा का सारांश, अब हम इस सीरीज में क्या क्या सीखे वो जानते हैं। साइबर अटैक्स का इतिहास और शुरुआती हैकर्स। दुनिया और भारत के सबसे बड़े साइबर हमले, हैकर्स की रणनीतियां और उनके हथियार, हैक्टिविज्म और एनोनिमस जैसे आंदोलनों की ताकत, राष्ट्र बनाम राष्ट्र साइबर युद्ध, बैंकिंग और फाइनेंस पर साइबर खतरों का असर।
एआई और मशीन लर्निंग का दोहरा चेहरा सुरक्षा और अपराध दोनों में, डार्क वेब की गहराई और साइबर क्राइम का भविष्य। साइबर सिक्योरिटी में करियर के अवसर क्या क्या है ये भी हमने देखा। तो इस वीडियो से हम आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये भरोसे की लड़ाई है। भरोसा कि जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो सुरक्षित है। भरोसा कि जब आप अपने बच्चों की तस्वीरें ऑनलाइन डालते हैं तो उनका दुरुपयोग नहीं होगा। भरोसा कि जब कोई देश अपने नागरिकों की जानकारी रखता है तो वो चोरी नहीं होगी। यानी साइबर सिक्योरिटी असल में डिजिटल स्वतंत्रता की कुंजी है। अब हमें क्या करना चाहिए? आप हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और समय समय पर उसे बदलें। फर्जी कॉल्स और ईमेल से सावधान रहें। 2 स्तरीय सुरक्षा यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। पब्लिक वाईफाई पर संवेदनशील काम ना करें। बच्चों और बुजुर्गों को भी साइबर जागरूक बनाएं। याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ सरकार या कंपनीज की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की है। टेक्निक तेज है, अपराधी उससे भी तेज है, लेकिन अगर हम सब जागरूक हो तो इस डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बना सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक दौड़ है जहां जीत उसी की होगी जो सतर्क रहेगा। आज हम एक ऐसे मोड़ पर है जहां साइबर सुरक्षा केवल एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की रक्षा का मिशन है। इस मिशन में हर किसी का योगदान जरूरी है, चाहे वो इंजीनियर हो, छात्र हो, शिक्षक हो या कोई आम नागरिक हो। दोस्तों याद रखिए, जहां सवाल है वही जवाब भी है, और इस डिजिटल युग में हर सवाल का जवाब है साइबर सिक्योरिटी। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप भी उसमें कुछ इनपुट्स देना चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की और आप तक पहुंचाने की। धन्यवाद।